हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुसिंगा स्वागत करता हूं आपका कुसिंगा ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज की। अब तक हमने 3 कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, बेसिक कंसेप्ट और जो अपना खपत और यूज वाला सिस्टम होता है, जैसे खर्चा इज इक्वल टू खपत इनटू कीमत, यानी कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू यूज इनटू प्राइस। एक कंसेप्ट ये पढ़ लिया था और एक कंसेप्ट इलेक्शन से संबंधित कंसेप्ट पढ़ लिया था। दोस्तों, उन पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब हम फोर्थ कॉन्सेप्ट, चाहे तो आप फोर्थ कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, चाहे आप उसको परसेंटेज में फोर्थ टाइप बोल सकते हो। तो अब हम पढ़ेंगे फोर्थ कॉन्सेप्ट, यानी कि वेन डायग्राम, वेन आरेख। दोस्तों, आप पहले भी शायद इसको पढ़ चुके होंगे कि वेन आरेख क्या होता है। वेन आरेख से संबंधित आपने थोड़ा बहुत जानकारी आपको होगी यदि आप मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हैं तो। लेकिन यदि आप मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से नहीं है, आपने आर्ट्स लिया था 12th बोर्ड में, या फिर और भी कॉमर्स वगैरह, उनको थोड़ी बहुत जानकारी होती है। तो मैं आपको अब यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दे दूंगा वेन डायग्राम, यानी कि वेन आरेख। अपना न्यू कॉन्सेप्ट है, आप इसको 4th नंबर कॉन्सेप्ट डाल सकते हो परसेंटेज के अंदर। वेन आरेख, वेन आरेख या फिर वेन डायग्राम। दोस्तों, वेन आरेख और वेन डायग्राम क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले इसको कैसे समझेंगे, तो आइए पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और वेन डायग्राम क्या होता है, आपने ऐसा पढ़ा होगा कि ये ए है, ये बी है, और इसमें हिंदी बोलने वालों की संख्या है, इसमें उर्दू बोलने वालों की संख्या है, इसमें संस्कृत बोलने वालों की संख्या है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। फिर इन दोनों को मर्ज करते हैं। वो मैं आपको आज पूरे कंसेप्ट को डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम इन सब को करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व ऐसे। तो दोस्तों, एक मैं आपको फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मैथमेटिक्स में पास होने वालों की संख्या, मैथ में पास होने वालों की संख्या 75% है। मैथ में पास होने वालों की संख्या 75% है। और रीजनिंग में पास होने वालों की संख्या, इसको 70 ले लेते हैं हम, 70%, इसको 80 ले लेते हैं। इजी रहेगा थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाने में, मतलब आपको एक प्रकार से मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि किस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। और इन दोनों में पास होने वालों की संख्या, मैथ प्लस रीजनिंग दोनों में पास होने वालों की संख्या 55% है। अब दोस्तों, मैं आपको पास होने वालों की संख्या बताइए, इसमें सिर्फ मैंने पास होने वालों की संख्या। अभी हम फेल होने वालों की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ पास होने वालों की बात चल रही है। तो दोस्तों, इनका डायग्राम कैसे बनाते हैं, मैं ओनली पहले मैथ के स्टूडेंट जो कि पास होते हैं उनके बारे में आपसे बात करता हूँ। ओनली मैं सिर्फ और सिर्फ पास होने वालों की संख्या बता रहा हूँ। एक क्लास में 100% स्टूडेंट होते हैं, उस क्लास में मैथ में पास होने वालों की संख्या 70% है, और रीजनिंग पास होने वालों की संख्या 80% है, और दोनों में पास होने वालों की संख्या 55% है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको मैथ के पास होने वाले स्टूडेंट का डायग्राम बना के बता रहा हूँ। तो अपना डायग्राम ये है, और इसमें हमें मैथ में पास होने वालों की संख्या बतानी है 70%, यानी कि दोस्तों ये अपनी मैथ में पास होने वालों की संख्या है 70%। ये तो है अपने पास होने वालों की संख्या। अब 100% स्टूडेंट्स में 70% यदि मैथ में पास हो गए तो ऑब्वियसली बात है कि 30% तो फेल होने वाले हैं। यह है फेल होने वालों की संख्या। ओनली ऑन मैथ, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स का डायग्राम है डायग्राम नंबर ए। अब मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग में पास होने वालों की संख्या। रीजनिंग में 80% पास हुए हैं, तो दोस्तों ये 80% रीजनिंग में पास हुए हैं, 80%। और सिंपल सी बात है कि 20% स्टूडेंट रीजनिंग में फेल हुए होंगे। ये तो फेल होने वाले हैं और ये पास होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं हम, इन दोनों डायग्राम को जब हम मर्ज करेंगे, दोनों डायग्राम को एक साथ बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे कि दोनों की
ऐसा भी निकल आए कि जिसमें दोनों के पास होने वालों की संख्या, कि कोई एक मैथ में पास हुआ था, कोई एक रीजनिंग में पास हुआ था, ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो मैथ और रीजनिंग दोनों में पास हुए, तो उनको कैसे लिखेंगे, तो आइए सीखते हैं। ये तो अपना मैथ का था और रीजनिंग का था। थोड़ा स्पेस बनाने के लिए मैं दोबारा से इधर की साइड लिखता हूँ। मैथ के 70% थे अपने पास और रीजनिंग के 80% थे, और दोनों के मैथ और रीजनिंग के पास होने वालों की संख्या हमारे पास 55% थी। देन हमने बनाया था ए का और बी का दोनों का डायग्राम बनाया था। अब मैं दोनों को मर्ज करके बनाता हूँ, ये ए का डायग्राम और ये के बी का डायग्राम। यानी कि ये तो मैथ में पास होने वालों की संख्या है 70% और बी में पास होने वालों की संख्या है, बी में पास होने वालों की संख्या है हमारे पास 80%। यानी कि रीजनिंग में पास होने वालों की संख्या है 80%। ये मैथ में पास होने वालों की संख्या है, ये रीजनिंग में। अब ये दोस्तों हमारे पास संख्या है मैथ और रीजनिंग में पास होने वालों की, जो कि हमें दी गई है 55%। तो मैं यहाँ पे 55% लिख लेता हूँ। और ये हमारे पास संख्या है मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग दोनों में पास होने वालों की संख्या। तो अब हम वेन डायग्राम से कैसे बता सकते हैं कि मैथ में पास होने वालों की संख्या इतनी है और फेल होने वालों की बाद में हम बात करेंगे, पहले पास होने वालों की बात करते हैं। तो यदि हमें पता है कि दोनों में पास होने वाले, इसमें 70% पास होते हैं मैथ में, तो एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं आपको। यदि एक क्लास में 100% स्टूडेंट हैं, यानी कि 100 स्टूडेंट हैं, जिनमें से मैंने ये बोल दिया है कि मैथ में पास होने वालों की संख्या जितनी भी है, जितने लोग मैथ में पास हुए हैं उनको बाहर कैंटीन में जाओ और उनको बादाम शेक मिल रहा है, बादाम शेक पी के आओ। तो 70% स्टूडेंट, यानी कि 70 स्टूडेंट 100 में से बादाम शेक पीने और कैंटीन में चले जाएंगे, फिर वो आके बैठ जाएंगे। फिर मैं बोलूँगा कि जो रीजनिंग में पास हुए थे वो जूस पी के आओ, नॉर्मल जूस होता है जो अपना, क्योंकि रीजनिंग में पास होने वाले जो 80% स्टूडेंट हैं वो जूस पी के आओ पाइनएप्पल का, एज ए मान लो। तो वो 80% लोग गए और पाइनएप्पल का जूस पी के आके बैठ गए। अब मैंने दोनों को बोला कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पाइनएप्पल का जूस भी पिया है और बादाम शेक भी पिया है। तो दोस्तों 55% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हाथ खड़ा कर देंगे कि हमने पाइनएप्पल का जूस भी पिया है और बादाम शेक भी पिया है। यानी कि 55% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथ में पास हुए हैं और रीजनिंग में भी पास हुए हैं। तो यानी कि जिन स्टूडेंटों ने 55% में आ गए हैं वो, यानी कि यदि हमें ये निकालना हो कि ओनली ऑन मैथ में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, तो दोस्तों मैथ और रीजनिंग में दोनों में पास हुए थे 55%। तो ये मैथ में भी पास हुए हैं और रीजनिंग में पास हुए हैं। तो हमें अगर ये पूछा जाए कि सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में ओनली ऑन मैथ में कितने लोग पास हुए हैं, रीजनिंग की बात नहीं हो रही, रीजनिंग में वो पास नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास होने चाहिए। तो 55% तो मैथ और रीजनिंग में दोनों में पास हुए हैं। अगर मैं 70 में से 55 हटा दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास निकल के आएगा 15% स्टूडेंट और सिर्फ मैथ में पास हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मैथ में ओनली यदि मैथ की बात की जाए, ओनली मैथ, तो दोस्तों 15% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास हुए होंगे। 55% स्टूडेंट मैथ और रीजनिंग में पास हुए हैं। अब यदि मैं ये पूछ लूँ कि सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग में पास होने वालों की संख्या बताइए, तो 80% ऐसे लोग हैं जो रीजनिंग में पास हुए थे और कुछ स्टूडेंट 80% में ऐसे भी हैं जिन्होंने बादाम शेक भी पी लिया था, यानी कि मैथ में पास हो गए थे वो। तो 55% स्टूडेंट रीजनिंग में पास हुए थे, 80% रीजनिंग में पास हुए थे और 55% मैथ और रीजनिंग में पास हुए हैं। तो यदि हमें बिल्कुल रीजनिंग में पास होने वालों की संख्या निकाली जाए तो हमारे पास आ जाएगी 25%। ओनली ऑन रीजनिंग में पास होने वालों की संख्या 25% होगी। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं मैथ में पास होने वालों की संख्या, रीजनिंग पास होने वालों की संख्या और कॉमन दोनों में पास होने वालों की संख्या 55%। तो दोस्तों ये रेड कलर से जो लिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास होने वालों की संख्या, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग में पास होने वालों की संख्या और दोनों में पास होने वालों की संख्या। तो यदि इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी कि कोई एक सब्जेक्ट में
या तो उसने बादाम शेक पिया है या उसने पाइनएप्पल का जूस पिया है। 100 स्टूडेंटों में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो पास हुए हैं या जिन्होंने जूस पिया है वो कैंटीन गए थे। तो जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, नहीं पास किया है, मैथ और रीजनिंग में किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर वो पास हुए हैं तो भी चलेगा। तो कितने होंगे 55 और 15 70, 70 और 25, ये 60 और 10 70 और ये 95% हो गए। यानी कि 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हुए हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हुए हों लेकिन वो पास हुए हैं। तो फेल होने वालों की संख्या यदि हमें पूछी जाए तो दोस्तों 100% में से 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो मैथ में पास हुए, ना रीजनिंग पास हुए, या दोनों में पास हुए। तो ये 5 फेल होने वालों की संख्या में आ जाएंगे। जो ना तो जूस पीने गए पाइनएप्पल का, ना ही बादाम शेक पीने गए, ऐसे स्टूडेंट हैं जो कैंटीन तो गए ही नहीं, वो स्टूडेंट थे सिर्फ और सिर्फ 5%। तो ये आपके शायद कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक सेट थ्योरी के बारे में और बता देता हूँ। ये आपको मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, लिख सकते हो आप। इससे ही मैं एक और कंसेप्ट यहीं पे आपका क्लियर कर देता हूँ। एक सेट थ्योरी होती है समुच्चय सिद्धांत, जो आपने शायद 12th बोर्ड में पढ़ा होगा यदि किसी ने मैथमेटिक्स से की है 12th बोर्ड। तो एक ये था A यूनियन B, A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। ये एक फॉर्मूला होता था सेट थ्योरी में, इसको भी आप लिख सकते हो। इसका मतलब ये है A यूनियन B, यानी कि दोनों में पास हुए हों। A यूनियन B में ये 95% वाला आएगा, चाहे तो मैथ में हो चाहे वो रीजनिंग में हो, भले ही एक में तो A हो कम से कम। यानी कि ये पूरा वाला, यदि अगर इसकी बात की जाए तो ये पूरा वाला A यूनियन B में आता है, जो गोले के अंदर है। गोले से बाहर की बात अलग है, गोले के जो भी अंदर है वो इसमें आएगा A यूनियन B में। और यदि सिर्फ और सिर्फ A की बात किया जाए तो 15%, और यदि B की बात की जाए तो 25%, और यदि इंटरसेक्शन की बात की जाए तो ये A यूनियन B। सॉरी, यदि A की बात की जाएगी तो हमारे पास 70%, यानी कि A में पास हुए और B में पास हुए, यानी कि मैथ में पास हुए 70%, B में 80% और इंटरसेक्शन दोनों में 25%। तो ये हमारा सेट थ्योरी है। A की बात होगी तो ये आएगा, B की बात होगी तो ये आएगा, और यदि दोनों की बात होगी तो ये दोनों का कॉमन वाला पार्ट है ये आएगा। तो आपके यहाँ पे ओवर राइटिंग हो रही होगी, मैं इसको मिटा के दोबारा से और समझाऊंगा इसको, तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये तो मैंने आपको वेन डायग्राम से समझाया था। यदि हमें क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला भी शॉर्ट सेट थ्योरी का फॉर्मूला है, ये भी वेन डायग्राम से आता है। 70%, एक ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम, जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे समझ में आ पाएगा। 70% स्टूडेंट मैथ में पास हुए थे, 80% स्टूडेंट रीजनिंग में पास हुए थे, और दोनों में पास होने वालों की संख्या 55% थी। तो दोस्तों परसेंटेज में है, ये दोनों सभी परसेंटेज में है। अब यदि हमसे ये पूछा जाए कि A इंटरसेक्शन B, इसको हम एक यहाँ पे A लिख लो और इसको B लिख लो। A इंटरसेक्शन B, हम मान के चल रहे कि मैथ वाले को हमने A मान लिया और रीजनिंग वालों को हमने B मान लिया है। तो यदि इसके लिए फॉर्मूला निकाल जाए तो A प्लस B प्लस A इंटरसेक्शन B। सॉरी, ये यूनियन का चिन्ह है, ये इंटरसेक्शन का चिन्ह है। इस चिन्ह का मतलब होता है यूनियन, यूनियन का मतलब संग, यानी कि दोनों का पार्ट होगा जो यूनियन होगा। और इसका मतलब होता है ए, यानी कि ए वाला पार्ट, ये ए वाला पार्ट पूरा। इसमें ये भी आएगा, जो कुछ पार्ट बी का है वो भी आएगा। और यदि बी वाला पार्ट हमसे पूछा जाए तो ये, ठीक है। और यदि इंटरसेक्शन पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, जो मैंने छायांकित किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट इंटरसेक्शन के बीच आएगा। इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है, इसका मतलब यूनियन होता है, इसका मतलब जो इनका अंतर है, जो इनमें कॉमन है, उस चीज़ को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। और यूनियन यानी कि सबको मिला के, यूनियन संग होता है, ये सबको मिला के बनता है,
तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दोस्तों इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपके मेरे ख्याल से कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर था जो भी था, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। एक सैनिक छावनी में, क्वेश्चन आपके सामने पेश है, चमचमाता हुआ क्वेश्चन। एक सैनिक छावनी में 49% सैनिक हिंदी बोलते हैं। ये मेरे पास सीट है, क्वेश्चन की परसेंटेज की सीट है, आप देख सकते हो, प्रतिशत की सीट है एसएससी की, जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी मदरसा एजुकेशन हब से, उसकी सीट है। एक सैनिक छावनी में 49% हिंदी बोलते हैं और 36% अंग्रेजी बोलते हैं, 15% दोनों भाषा बोलते हैं। तो अन्य भाषा बोलने वाले सैनिकों का प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों अन्य भाषा बोलने वाले सैनिकों का हमसे परसेंट पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इसका सॉल्यूशन करने के लिए। हम सबसे पहले चाहे तो आप बैंड डायग्राम से कर सकते हो, यानी कि बैंड डायग्राम बना लो। मैं आपको 2-3 तरीके से करवा दूंगा इसको। तो बैंड डायग्राम से यदि करेंगे तो हम सबसे पहले हिंदी बोलने वालों की संख्या, H फॉर हिंदी है और E फॉर इंग्लिश में यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, E फॉर इंग्लिश। तो 49% यदि क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो 49% हिंदी भाषी बोलने वाले स्टूडेंट हैं और 36% अंग्रेजी बोलने वाले स्टूडेंट हैं और दोनों भाषा बोलने वाले स्टूडेंटों की संख्या 15% है। तो अब हमसे पूछा है कि अन्य भाषा बोलने वालों की संख्या बतानी है। अब यदि हमें इसको कंटेनर में बंद कर दे, यानी कि ये पूरा 100% है, तो इसमें अन्य भाषा बोलने वालों की संख्या, ये बाहर वाला सिस्टम है जो अन्य भाषा बोलने वालों की संख्या है, और ये हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या है, ये इंग्लिश भाषा बोलने वालों की संख्या है, और ये जो कॉमन पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, जो जैसा मैंने आपको बताया था, यदि सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलने वालों की संख्या पूछी जाए तो 15% 49 में से 15 घटाएंगे, कितना आएगा 35%। तो 35% ये होगा सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलने वालों की संख्या, और ये होगा यहाँ पे 21% सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने वालों की संख्या। और यदि अब हमसे पूछा जाए कि इन दोनों भाषाओं को मतलब मिला के कितना बोलना है, तो क्या होगा 25 और 15 40 और 50, यहाँ पे 34 आएगा। ये 49 में से यदि 15 हटाएंगे तो 34 आएगा। तो 49 ये हो गया और 21 ये हो गया। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमसे, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अन्य भाषा बोलने वालों की संख्या, अन्य भाषा बोलने वालों की संख्या पूछी गई है हमसे। तो पहले हम इसका इंट्रोसेक्शन निकालेंगे, यूनियन ए यूनियन बी। तो ए का मान क्या है 49 प्लस बी का मान क्या है 36, और ये मैंने आपको फॉर्मूला अभी लिखाया है, ये जस्ट ए प्लस बी माइनस ए इंट्रोसेक्शन बी। इंट्रोसेक्शन क्या है हमारे पास 15%। ये मैंने आपको बता दिया है, अलग से हिंदी बोलने वालों की संख्या, अलग से इंग्लिश बोलने वालों की संख्या, और ए यूनियन बी यानी कि दोनों के बोलने वालों की संख्या। तो ये निकालेंगे, हमारे पास कितना आएगा, इसमें से 15 घटाएंगे 21 50 70 आ जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास आ गया है 70%। अब 70% लोग ऐसे हैं सैनिक छावनी में जो कुछ ना कुछ भाषा तो बोलते ही हैं, चाहे हिंदी बोल चाहे इंग्लिश बोल। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है, ये पूरा 100% है अन्य भाषा बोलने वालों की संख्या। तो 100% में से यदि हम ये पूरा पार्ट घटा देंगे, ये यूनियन वाला पार्ट है, ये टोटल पार्ट 70% है। तो 70% यदि हम पार्ट घटा देंगे तो हमारे पास कितना परसेंट बचेगा, तो ये बचेगा हमारे पास 100 में से यदि हम 70% घटाएंगे तो 30%। तो 30% दोस्तों ये पार्ट बचेगा, अन्य भाषा बोलने वालों की संख्या 30%। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आप यहाँ से इस फॉर्मूले को यदि नहीं लगाना चाहते हो, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, हमने निकाला 34%, 50% और 21%। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 49 और एक 50 और 20 70% आ गया हमारे पास। इसका पूरे का मान 70% आ गया। 100 में से 70% घटा देंगे तो हमारे पास 30% अन्य भाषा बोलने वालों की संख्या आ जाएगी। मेरा
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मकसद सिखाने का है। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यदि हमारे पास हमें कुछ भी डायग्राम नहीं बनाना हो तो आप एक छोटी सी लाइन में यदि हमें क्वेश्चन का आंसर देना हो तो हमें पता है कि 100% ओवरऑल सैनिकों का जो भी भाषा बोलते थे 100% थे, और हमारे पास क्या है 49%। 100 में से हमें वो सैनिक घटाने जो कोई ना कोई भाषा बोलते थे, यानी कि हिंदी बोलने वालों की संख्या, इंग्लिश बोलने वालों की संख्या और कॉमन बोलने वालों की संख्या घटा दी जाती है। तो इसको घटा दो तो हमारे पास 30% बचेगा। पहले इसको करो फिर इसको करो, ये एक ही बात है। पहले हमने यूनियन निकाला फिर 70% आया, 100 में से 70% को घटाया तो 30% आया। दोस्तों इस प्रकार भी आप एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 100 - 49 + 36 - 15। सिर्फ और सिर्फ ये बात यही है, पहले मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बड़ा करके बता रहा हूँ। दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का नंबर ऑप्शन डी आंसर सही है। आप ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर लिख लिया करो और इसका सॉल्यूशन भी लिखो। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में और 85% छात्र गणित में सफल होते हैं, 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता है तो छात्रों की कुल संख्या बताइए। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने पेश है, क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ दिया है। एक विद्यालय है उसमें 90% छात्र अंग्रेजी में, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बताया था उसी एग्जाम्पल पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। 90% छात्र इंग्लिश में और 85% मैथमेटिक्स में पास होते हैं और 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो कुल छात्रों की संख्या बतानी है। तो अब कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि हमारे पास 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होने वालों की संख्या चाहिए हमें, तो क्या करना है हमें? यदि हम डायग्राम बनाएं तो डायग्राम बना के हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 90% लिख सकते हैं इंग्लिश वालों की, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम 85% किसकी? मैथ वालों की। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो 175 हो जाता है। और हमें पता है कि एक विद्यालय में सभी छात्र क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता है। ये लाइन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। कोई भी छात्र एक भी विषय में असफल नहीं हुआ है, यानी कि 100% छात्र सफल हुए हैं। तो ये तो आपको पता ही लग गया होगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। संपूर्ण इस डायग्राम की वैल्यू हमारे पास 100% दी हुई है। तो यदि ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास 100% दी हुई है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 100 बराबर 90 + 85 - a इंटरसेक्शन b। अब इसको इधर भेजेंगे a इंटरसेक्शन b, यह आ जाएगा हमारे पास a 175 हो जाएगा। 100 में से घटाएंगे तो 75%। अब हमें दिया हुआ है कि पास होने वालों की संख्या कितनी है? 150, यानी कि 75% की वैल्यू हमारे पास 150 दी हुई है। अब हमें इससे कुल छात्र निकालने, कुल छात्र का कितना है, कुल छात्र कितने हैं क्लास में? तो 1% की वैल्यू कितनी है? 2। तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है तो कितनी आ जाएगी? 200। और दोस्तों एक क्लास में 100% से छात्र नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था डस्टर का एग्जाम्पल देखें कि एक डस्टर है तो 100% है, तो इसी क्लास में 100, इसी प्रकार 100% स्टूडेंट क्लास में होंगे तो 200 स्टूडेंट इस क्लास में बैठे होंगे। अब यदि आपको इतना सब नहीं करना है तो डायरेक्ट कैसे करना है? डायरेक्ट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना और सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को जोड़ देना है और 100 को घटा देना है इसमें से, क्योंकि एक भी छात्र असफल नहीं हुआ है, 100% छात्र सफल हुए हैं। तो दोनों को यदि हमें दोनों में पास होने वालों की संख्या निकालनी है तो क्या करना है? दोनों को जोड़ना पड़ेगा और 100 में से घटाना पड़ेगा, तो हमारे पास 75% आएगा। अब 75% की वैल्यू 150 दी हुई है तो 1% की वैल्यू 2 हो जाएगी।
और यदि 100% की वैल्यू हमें निकालनी है तो 200 आ जाएगी। डायरेक्ट शॉर्टकट है दोस्तों। आज मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन करवाए हैं। अब हम कल इसी क्लास को आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू चलाएंगे इस क्लास को और वेन डायग्राम पे बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। जय हिंद। आगे पढ़ते रहिए। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।